वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 201 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं तो इसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमाइज़ करना जो शेयर होल्डर की वेल्थ होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं जो कि कंपनी के ऑनर्स में से एक होते हैं, और साथ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी हो और ग्रोथ भी हो। जो स्कोप है उसमें तीन मेजर जो है वो डिसीजन एरियाज शामिल होते हैं। इन्वेस्टमेंट का उसके अंदर शामिल होता है डिसीजन, इसके अलावा फाइनेंसिंग डिसीजन और जो है वो डिविडेंड डिसीजन जो है, ये तीन जो है वो मेन शामिल होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि ये देखा जाता है कि क्या कहाँ जो है वो एलोकेट किया जाए जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, और कहाँ उनको एलोकेट किया जाए ताकि जो मैक्सिमम रिटर्न है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, जैसे कि कैपिटल बजटिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग डिसीजन की हम बात करें तो फोकस होता है सोर्सिंग के ऊपर, फंड्स को सोर्स करने के ऊपर, यानी कि फ़ंड्स कहाँ से हासिल किए जाएँ, और वो हासिल किए जाते हैं इक्विटी के ज़रिए, ऑनर ख़ुद लेकर आता है, डेट के ज़रिए या फिर हाइब्रिड्स के ज़रिए, तो मुख्तलिफ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के ज़रिए, तो मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए। और ये देखा जाता है कि फिर जो उसकी कॉस्ट है कैपिटल की और रिस्क फैक्टर, ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए फ़ंड्स को हासिल करना। और उसके अलावा डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड जो कि प्रॉफिट दिया जाता है कंपनीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड डिसीजन में प्रॉफिट से के हवाले से होते हैं, प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके हवाले से पॉलिसीज़ होती हैं और बैलेंस किया जाता है, रिवार्ड करना शेयर होल्डर और साथ में रिटेन रखना अर्निंग्स जो है फ्यूचर के लिए। और इसी के साथ साथ जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आ जाती है, रिस्क असेसमेंट, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि अलाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से हट के नहीं होगी, यानी कि। कंपोनेंट्स एंड रोल की अब बात करते हैं। जो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट होता है उससे मुराद इकोसिस्टम होता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ये आ जाती हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं रेज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो वो बैंक है, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी आती हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तो उसके अंदर स्टॉक्स आते हैं जो कि शेयर्स होते हैं, इसके अलावा बॉन्ड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स हैं और दूसरी सिक्योरिटीज़ भी आते हैं। और इनकी वजह से होता है क्या है कि इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो होती है। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट प्ले करता है एक बहुत बड़ा रोल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और उसी के ज़रिए क्या होता है कि सेविंग्स होती हैं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर सेविंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रमोट किया जाता है लिक्विडिटी, और इससे एफिशिएंट एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, जहाँ पर यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट होना चाहिए। और रेगुलेशन एंड इनोवेशन की हम बात करें रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे कि सेंट्रल बैंक्स और सिक्योरिटीज़ कमीशन इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। नाउ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम बात करते हैं। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस के अंदर, जो कि बताता है कि सम जो है सम ऑफ मनी, जो आज जो पैसा है, आज जितना पैसा होगा, ये फॉर एग्जांपल जैसे कि 1000 है, इज़ वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग। आज उसकी वैल्यू ज़्यादा है फ्यूचर के मुकाबले में। आज का जो 1000 है, फ्यूचर में 1000 की उतनी वर्थ नहीं होगी, और उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। सबसे आसान रीज़न तो हमारे यहाँ पे ये भी है कि महंगाई का, और भी कई सारे उसके पीछे रीज़न होते हैं। और आज जो 1 लाख की वैल्यू है, अगर फ्यूचर में 1 लाख की इतनी वैल्यू नहीं होगी। और इसी तरह अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे 1 लाख बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी, आज से 20 साल पहले अगर हम जाएँ, लेकिन आज के दौर में 1 लाख एक कोई इतनी बड़ी रकम नहीं समझी जाती। सो अब ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको सामने रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह भी किए जाते हैं।
और इसके जो की फार्मूले होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, और इसकी जो पावर होती है वो एन होती है। ये फार्मूला जो है वो फ्यूचर वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एफ वी और पी वी तो आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ पर आर जो है इससे मुराद इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि एन जो है वो नंबर ऑफ पीरियड होता है। और अगर हम देखें, ये तो था फ्यूचर वैल्यू का। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले पे जाएं तो वो भी तकरीबन ऐसा ही है। वहाँ पर ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, वही फार्मूला सेम रहेगा। सिर्फ हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट हो गई प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू से, और एक और रिप्लेसमेंट होती है यहाँ पर, और वो है मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन। यानी कि फ्यूचर वैल्यू जो है ये फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि ये होगा पूरा का पूरा डिवाइड, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एंड द पावर इज एन। सो ये जो है फार्मूला बन जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो इसमें ये कि कैलकुलेट करना कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिटरमाइन करना वैल्यू जो एन्युटीज़ की, और एवेल्यूट करना कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू के ज़रिए, और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। नाउ दी वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, इसके बारे में बात करते हैं। जो वैल्यूएशन होती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की, उसमें ये देखा जाता है कि जो फेयर वैल्यू है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, और बॉन्ड के लिए वैल्यूएशन जो है बेस करती है फ्यूचर वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर कैश फ्लो की, जिसके अंदर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट शामिल है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेच्योरिटी के ऊपर, जिसको डिस्काउंट किया गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। और स्टॉक वैल्यूएशन की हम बात करें तो इसमें अक्सर यूज़ किया जाता है मॉडल्स, जैसे कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो होता है वो। तो प्राइस जो है वो बराबर हो जाता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। ये जो मेथड होता है ये हेल्प करते हैं, ये मेथड इन्वेस्टर्स को, कि वो देखे कि सिक्योरिटीज़ को क्या ओवर वैल्यू किया गया, यानी कि जितनी वैल्यू थी उससे ज़्यादा कर दिया गया है, या अंडर वैल्यू कर दिया गया, जितनी वैल्यू उनसे कम जो है वो कर दिया गया है। इन मेथड्स के ज़रिए देखा जाता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर गाइड मिलती है, और वैल्यू जो है वो उसके अंदर रिस्क को भी देखा जाता है, रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है, रिस्क एंड रिटर्न और ट्रेड ऑफ वगैरह। इसके अलावा मार्केट कंडीशन, कंपनी की जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होती हैं, और जो एक्यूरेट वैल्यूशन होती है वो ज़रूरी होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, मर्जर्स एक्विजिशन, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसी से ट्रांसपेरेंसी होती है, जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है कैपिटल मार्केट्स में। नाउ द कैश फ्लो एनालिसिस। सो कैश फ्लो एनालिसिस में क्या होता है कि एग्जामिन किया जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है कैश का, कैश जो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, ताकि असेस किया जाए लिक्विडिटी। और यहाँ पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉफिटेबल है। एक हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसने प्रॉफिट बहुत अर्न कर लिया, लेकिन उनका कैश फंसा हुआ है, पेमेंट्स फंसी हुई हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। और कैश फ्लो को फिर कैटेगराइज किया जाता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंदर। कैटेगरीज जो है वो बनाई जाती हैं ताकि एनालाइज किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल लिक्विडिटी। अब अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो इससे एक और बिजनेस ऑपरेशंस का पता चलता है, जैसे कि रिसिप्ट जो आ रही है कस्टमर्स से और पेमेंट की जा रही है सप्लायर को। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ट्रांजेक्शन जो कि रिलेट करती है एसेट परचेज और सेल के साथ। जबकि फाइनेंशिंग कैश फ्लो जो होता है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंदर होता क्या है कि बोरो करना आ जाता है। इसके अलावा जो डेट की रीपेमेंट होती है और इक्विटी ट्रांजैक्शन या चेंजेस होती है। और फ्री कैश फ्लो जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से जब माइनस कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कैश जो कि अवेलेबल है एक्सपेंशन के लिए, डेट की रीपेमेंट के लिए, और या फिर डिविडेंड वगैरह के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।